तो अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन से बनी हुई होती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनी हुई होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में देखेंगे। उनमें सबसे पहले आता है ब्रेन स्टेम, सेकंड जो होते हैं वो डायनसेफेलॉन, थर्ड इज सेरेब्रम एंड फोर्थ इज सेरेबेलम। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, आगे भी उनको जो ब्रेन है उसके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ऐसे भी पार्ट्स में डिवीजन किया जाता है। लेकिन एक सरलता और कंटिन्यूएशन अच्छा रहे इसलिए हम ये जो अभी पार्ट्स देखे हमने ब्रेन के, जैसे ब्रेन स्टेम, डायनसेफेलॉन, सेरेब्रम और सेरेब्रम, इसी कंटिन्यूएशन में आगे हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेन स्टेम के बारे में। तो ये दोस्तों, ये जो ब्रेन स्टेम होती है वो 3 पार्ट से बनी हुई होती है। एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकंड इज पॉन्स एंड थर्ड इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो डायनसेफेलॉन है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना हुआ होता है। ब्रेन की अगर सेकंड डिवीजन करनी है तो हम उसको भी समझेंगे। फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, second one is midbrain, and third hindbrain is consist of pons, medulla and cerebellum। तो दोस्तों अब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बात करेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रहता है इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अपर पोर्शन को हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर बहुत सारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मतलब वहाँ से वो जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन के वेरियस पार्ट्स तक भेजे जाते हैं। और ये जो ट्रैक्स रहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक, वो क्या करते हैं, रिसेप्टर से ब्रेन तक और ब्रेन से रिसेप्टर तक पूरी नर्वस सिग्नल भेजने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और जो वेंट्रल साइड रहती है मेडुला की, वहाँ पे 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम पिरामिड कहते हैं। ये जो पिरामिड्स रहते हैं उनके अंदर जो नर्व फाइबर्स रहते हैं उनका क्रॉसिंग होता है। ठीक है, और ये जो क्रॉसिंग होता है उसे ही हम डिकसेशन ऑफ पिरामिड कहते हैं। मतलब लेफ्ट फाइबर जो रहते हैं, लेफ्ट साइड से आने वाले जो भी फाइबर्स, नर्व फाइबर्स रहेंगे वो राइट साइड को क्रॉस कर जाते हैं, और राइट साइड से आने वाले जो नर्व फाइबर्स रहते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ पिरामिड में या मेडुला में चले जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे क्रॉसिंग होता है और इसको हम डिकसेशन ऑफ पिरामिड कहते हैं। और ये जो मेडुला रहता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है। एक रहता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियस क्यूटेनियस। तो इतने सारी मेडुला के बारे में स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है या उसका क्या बेसिक फंक्शन होता है, या ये जो सेंटर रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके अंदर कौन से ऐसे रिफ्लेक्स सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से उसका इतना महत्व रहता है। तो उसे हम एक एक करके अब देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे सेंटर रहता है कार्डियक सेंटर। और कार्डियक सेंटर जो रहता है वो क्या काम करता है, इट रेगुलेट्स हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट रेगुलेट करने का काम कार्डियक सेंटर की मदद से किया जाता है। सेकंड वहाँ पे रहता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया। ये क्या एडजस्ट करता है, ब्रीदिंग का जो रिदम है, मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उसको कंट्रोल करने का काम ये मेडुलरी रिदमिक एरिया करता है। थर्ड उसका फंक्शन है वैसोमोटर सेंटर। वैसोमोटर सेंटर मतलब क्या, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसका डायमीटर रेगुलेट करने का, मतलब डायमीटर को कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स करने का काम वैसोमोटर सेंटर के द्वारा किया जाता है, वो भी मेडुला में उपस्थित रहता है। इतने सारे फंक्शन देखने के बाद और भी ऐसे फंक्शन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि स्वेलोविंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड हिकअप्स। ये इन सारे सेंटर्स या रिफ्लेक्स यहाँ से जनरेट होता है। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स का एज अ ओरिजिन रहता है। तो कौन से ऐसे नर्व है उसके बारे में देखेंगे हम। वहाँ पे रहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व्स एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। तो दोस्तों इस तरह से मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये जो मेडुला
ऑब्लोंगेटा रहता है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पोस्चरल चेंजेस एंड लोकोमोशन। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी के हर एक चीज़ में इक्विलिब्रियम लाने के लिए, साथ ही साथ पोस्चरल चेंजेस मतलब जब हम अचानक खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं या हमारे पोजीशन चेंज होती रहती है तो उस वक्त भी उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। और लोकोमोशन यानी जब हम मूवमेंट करते हैं या चलते हैं उस वक्त भी मेडुला ऑब्लोंगेटा की मदद वहाँ पे हमें होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में समझा। दोस्तों फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने के बाद अगर समझो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ इंजरी होती है तो उस वजह से कौन सी कंडीशंस उत्पन्न होती है उसके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्रैनियल नर्व प्रेजेंट रहती है। अगर मेडुला में इंजरी हो जाती है तो उस वजह से क्रैनियल नर्व्स जो होता है उनका माल फंक्शंस हो जाता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। दोस्तों हमें पता है कि नर्व फाइबर्स की क्रॉसिंग मेडुला में ही होती है, उस वजह से जिस साइड का पैरालिसिस या जिस साइड में स्ट्रोक आता है उसके अपोजिट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। सेकंड जो है इरेगुलर रेस्पिरेटरी रिदम। हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सेंटर से रिलेटेड रिफ्लेक्स सेंटर मेडुला में प्रेजेंट रहता है। अगर उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उस वजह से रिदम बिगड़ जाता है, इरेगुलर रेस्पिरेटरी रिदम उत्पन्न हो जाते हैं। मेडुला के बाद अब हम पॉन्स के बारे में बात करेंगे। पॉन्स का मीनिंग होता है ब्रिज, और ये ब्रिज किन के बीच रहता है? इट कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विद ब्रेन। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच जो रहता है उसे हम, या जिसे कनेक्ट करता है उसे हम पॉन्स कहते हैं। और ये पॉन्स जो रहता है उसके अंदर दो सेट्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, एक रहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर और दूसरे रहते हैं ट्रांसवर्स फाइबर। तो दोस्तों ये लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर जो रहते हैं दैट बिलोंग्स टू मोटर एंड सेंसरी ट्रैक, और ये कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड मेडुला विद अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो इस तरह से उनका इंपॉर्टेंस है। और जो ट्रांसफर फाइबर रहते हैं आर कनेक्टेड विद द सेरेबेलम, तो सेरेबेलम से कनेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। सेकंड जो फंक्शन है पॉन्स का वो ये है कि जो क्रैनियल नर्व्स है उनका भी ओरिजिन यहाँ से होता है। तो कौन सी ऐसी क्रैनियल नर्व रहती है उनको अब हम देखेंगे। तो उसमें रहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। और दोस्तों लास्ट फंक्शन जो पॉन्स का है वो ब्रीदिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। निमोटैक्सिक एरिया और अपनेस्टिक एरिया को भी कंट्रोल ये करता है। और पॉन्स और मेडुला साथ में मिलके रेस्पिरेशन की रिदम कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। दोस्तों पॉन्स का फंक्शन देखने के बाद अब हम मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो मिड ब्रेन होता है उसे ही मेसेंसेफेलॉन कहा जाता है, और उसका कहाँ कहाँ वो फैला हुआ होता है उसके बारे में देखेंगे। द मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉन्स टू द लोअर पोर्शन ऑफ द डायनसेफेलॉन। मतलब पॉन्स से लेकर लोअर पोर्शन ऑफ द डायनसेफेलॉन तक मिड ब्रेन फैला हुआ होता है। और द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज टैक्टम। जो डॉर्सल पोर्शन रहता है मिड ब्रेन का उसे हम टैक्टम कहते हैं। और ये जो टैक्टम है इट कंटेन्स 4 राउंडेड एमिनेंसेस विच आर कॉल्ड एज सुपेरियर कॉलिकुलाई एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई। मतलब उसके अंदर 4 राउंडेड एमिनेंस या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम सुपेरियर कॉलिकुलाई कहते हैं और इन्फीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं। ये दो रहते हैं, मतलब इस तरह से 4 रहते हैं वहाँ पे। और इनके जो फंक्शंस रहते हैं वही मिड ब्रेन के फंक्शंस को काउंट किया जाता है। तो सुपीरियर कॉलिकुलाई जो रहते हैं इट सर्व एज रिफ्लेक्स सेंटर फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। मतलब आई बॉल की मूवमेंट के लिए एज ए रिफ्लेक्स सेंटर वहाँ पे रहते हैं। साथ में ही मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड अदर स्टिमुलाई। मतलब विजुअल स्टिमुलाई की होते ही, मतलब कुछ हमें दिखा तो देखने के बाद हमारी हेड और नेक की मूवमेंट्स करने में ये रिफ्लेक्स सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे जो है इन्फीरियर कॉलिकुलाई, उनका अगर हमें समझना है तो इट सर्व एज अ रिफ्लेक्स सेंटर फॉर मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। मतलब कुछ कान से आवाज़ सुने और उसके रिस्पॉन्स में हम हेड और नेक की जो मूवमेंट करते हैं वो ड्यू टू इन्फीरियर कॉलिकुलाई की मदद से करते हैं। और सुपीरियर कॉलिकुलाई में हमने देखा था कि विजुअल अगर कुछ रिफ्लेक्स आया या विजुअल कुछ स्टिमुलाई आया तो उसके रिस्पॉन्स में हम हेड और नेक की मूवमेंट्स करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन को हमने देखा। आगे हम बढ़ेंगे कौन से ऐसी नर्व्स रहती है जो क्रैनियल नर्व्स मिड ब्रेन से या मिड ब्रेन में उनके न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पे ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है, थर्ड नर्व एक्कोलोमीटर, तो उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है मिड ब्रेन के अंदर। दोस्तों जब हमने
ब्रेन की डिवीज़न देखी थी उस वक्त डायनसेफेलॉन के बारे में देखा था। और डायनसेफेलॉन को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों अब हम थैलेमस के फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन उसका ये है कि वो जो हमारे स्पेशल सेंसेस रहते हैं जैसे कि टच, टेस्ट, ऑडिटरी, विजुअल सेंसेस, उनका एज अ रिले सेंटर करके काम करता है। मतलब ये सारे स्पेशल सेंसेस पहले या उनके सिग्नल पहले थैलेमस में आते हैं। थैलेमस में आने के बाद थैलेमस उन्हें आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है। उसमें हमें स्पेशल सेंस एक्सेप्ट किसको छोड़ना है, स्मेल को। तो ये जो सारे 4 तरह के स्पेशल सेंसेस है उनका एज अ रिले सेंटर थैलेमस होता है और थैलेमस से जानकारी आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेज दी जाती है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है एज अ इंटरप्रिटेशन सेंटर। मतलब कुछ भी समझो, पेन हो रहा है या टेम्परेचर है या टच है या लाइट हम देख रहे हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन करना कि टेम्परेचर है मतलब टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है, मतलब ठंडा है या गर्म है, इसका जो इंटरप्रिटेशन करना होता है वो थैलेमस के अंदर ही किया जाता है। उसके बाद जो एंटीरियर न्यूक्लियस रहता है थैलेमस का, उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल या इमोशंस वहाँ से आते हैं और साथ में मेमोरी का भी वहाँ पे स्टोरेज या मेमोरी का सेंटर भी वहाँ पे होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने थैलेमस के फंक्शंस के बारे में देखे। दोस्तों थैलेमस के फंक्शन देखने के बाद अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे। हाइपोथैलेमस इज़ अ स्मॉल पार्ट लोकेटेड बिलो द थैलेमस। एक छोटा पोर्शन रहता है जो थैलेमस के नीचे रहता है, उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत छोटा होता है हाइपोथैलेमस, लेकिन उसके फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला फंक्शन उसका यह है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो हाइपोथैलेमस में आती है वाया एफरेंट पाथवे। मतलब रिसेप्टर से लेकर सीएनएस तक जो इन्फॉर्मेशन जाने वाली है वो थ्रू हाइपोथैलेमस जाएगी। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से होके ही जाती है। नेक्स्ट जो है कि शरीर के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है या हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन है या कुछ बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसकी नोटिस सबसे पहले हाइपोथैलेमस को होती है और वो फिर उस तरह से अपना काम करना शुरू कर देता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उन्हें कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इट सीक्रेट्स रेगुलेटरी एंड इनिबिटरी हार्मोन्स। मतलब जो हार्मोन से रेगुलेशन और इनिबिशन करने का काम भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। फूड का जो इनटेक है उसके अंदर 2 कंडीशन आती है। एक तो फीडिंग मतलब भूख लगी तो उस वक्त हंगर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करना, और सटाइटी मतलब खाना खाने के बाद जो तृप्ति आती है उसका भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्स्ट सेंटर, वो भी हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट रहता है। वेकिंग स्टेट एंड स्लीप पैटर्न्स आर मेंटेन्ड बाय हाइपोथैलेमस। मतलब सुबह जल्दी उठना या जो नींद आती है हमें, उसके जो पैटर्न्स रहते हैं वो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। सारे शरीर के जो बायोलॉजिकल रिथम्स होते हैं उन्हें मेंटेन करने का काम भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और जो सेक्सुअल बिहेवियर है या सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके जो कंट्रोल्स है वो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किए जाते हैं। तो दोस्तों ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेरेब्रम, उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सेरेब्रम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, उसके बाद उसके जो फंक्शंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। उसका जो सरफेस होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके अंदर गायराई, फिशर्स एंड सल्काई प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉर्टेक्स होता है सेरेब्रम का, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और जो वाइट मैटर रहता है वो कॉर्टेक्स के नीचे उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बिलियंस ऑफ नर्व बॉडीज प्रेजेंट होती है। बिलियंस ऑफ नर्व बॉडीज आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो सेरेब्रम है उसे डिवाइड किया जाता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और ये जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं इंटरनली, जो बंडल कनेक्ट करते हैं ट्रांसफर फाइबर के, उसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और ये कॉर्पस कैलोसम जो रहता है वो इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। वाइट मैटर से वो बना हुआ होता है। दोस्तों जैसे कि हमें पता है सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है,
और वहाँ से पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है। तो पूरे शरीर का कंट्रोल होने की वजह से उसका प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन एंड कवरिंग ऑफ ब्रेन, तो कौन से ऐसे बोन्स होते हैं या कौन से ऐसे मीनिंजेस होते हैं जो एक्चुअली ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे हम एक एक करके देखेंगे। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियल बोन्स, तो क्रैनियल बोन्स की मदद से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ में ही ब्रेन इज़ कवर्ड बाय थ्री मीनिंजेस रहते हैं वहाँ पे, जिनकी वजह से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस क्रैनियल मीनिंजेस सराउंडेड द ब्रेन एंड आर कंटिन्यूस विथ स्पाइनल मीनिंजेस, मतलब ये जो मीनिंजेस है वो क्रैनियल मतलब ब्रेन को भी कवर करेंगे और उसके बाद आगे स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करने का काम करते हैं। तो ये जो क्रैनियल मीनिंजेस है वो कौन से है उसके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले रहेगा ड्यूरा मैटर, ये आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है। सेकंड वन है एरेक्नॉइड मैटर, वो मिडल कवरिंग रहता है। और थर्ड वन इज़ पाया मैटर, दैट इज़ इनर मोस्ट कवरिंग, मतलब ब्रेन के तुरंत बाद आएगा पाया मैटर, उसके बाद आएगा एरेक्नॉइड मैटर और लास्ट में ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर के ऊपर क्रैनियल बोन्स। तो इस तरह से दोस्तों ये इस तरह से ब्रेन का प्रोटेक्शन किया जाता है। क्रैनियल ड्यूरा मैटर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। क्रैनियल ड्यूरा मैटर जो होता है उसके 2 लेयर होते हैं, एक आउटर मोस्ट लेयर होता है और इनर लेयर होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर रहता है वो थिक होता है और वो पेरियोस्टियम मतलब हड्डी के जैसे ही कड़क कठिन होता है, और जो इनर लेयर रहता है वो थिन लेयर रहता है। ये ब्रेन के प्रोटेक्शन में हम देखेंगे CSF का क्या रोल रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाय CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इट इज़ फॉर्म्ड इन कोरोकॉइड प्लेक्सस, और कोरोकॉइड प्लेक्सस में उत्पन्न होने के बाद उसे सर्कुलेट किया जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस, वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस तरह से तैयार होता है वो कोरोकॉइड प्लेक्सस में और उसे आगे भेज दिया जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस, वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो दोस्तों उसके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे। CSF एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। कुछ भी बाहर से कुछ इंजुरी हुई या कुछ अटैक हुआ ब्रेन के ऊपर, तो उसके उस वक्त शॉक एब्जॉर्बिंग का काम CSF करता है। इट प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ट्रॉमा, कोई भी बाहर से ट्रॉमा हुआ तो उनसे बचाने का काम CSF के द्वारा किया जाता है। उसका वॉल्यूम कितना रहता है, नॉर्मली इसका वॉल्यूम रहता है 80 to 150 ml। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ब्रेन के ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि कौन सी आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो वहाँ पे सेरेब्रल आर्टरीज करती है, उसे ही हम सर्कल ऑफ विलिस भी कहते हैं। ब्लड के साथ साथ ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई उसे लगता है। किसी कारणवश अगर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ तो उस वक्त ब्रेन सेल जो होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर 6 सेकंड से ज़्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस वक्त जो ब्रेन की सेल होती है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। ब्रेन को और क्या क्या लगता है, ऑक्सीजन लगेगा, ग्लूकोज लगता है उसको कंटिन्यूस। अगर ग्लूकोज नहीं मिला तो वो वहाँ पे उस व्यक्ति में मेंटल कन्फ्यूजन जैसी स्टेट उत्पन्न होती है या डिजीनेस उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ब्रेन को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और साथ में ही उसे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है उसका प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आई है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमें यहाँ पे मोटा मोटा समझना है कि ब्रेन के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, उनको एंट्री नहीं दी जाती है, उन्हें रोक दिया जाता है। ठीक है, और ये BBB रहता है यानी ब्लड ब्रेन बैरियर, उसकी मदद से ब्रेन सेल का प्रोटेक्शन किया जाता है। क्योंकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है अगर वो ब्रेन के अंदर चले गए तो उस वजह से ब्रेन का फंक्शन चला जा सकता है, या कुछ भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है, या उस वजह से ब्रेन की सेल डैमेज होती है। उस वजह से कुछ लिमिटेड मटेरियल्स को ही ब्रेन के अंदर एंट्री दी जाती है, उसे ही हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट उन्होंने बेसल गैंग्लिया के बारे में बात की है, उसे हम सेरेब्रल न्यूक्लिया भी कहते हैं। उसे एक बार देख लो। ये जो रहते हैं वो हर एक मतलब 2 हेमिस्फीयर रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और कॉर्पस स्ट्रैटम जो है वो लार्जेस्ट बेसल गैंग्लिया है इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसे हमें याद रखना है, कभी कभी MCQ पूछ लेते हैं। अब हम बेसल गैंग्लिया का क्या फंक्शन है उसको देखेंगे। इट कंट्रोल्स लार्ज सबकॉन्शियस मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल की सबकॉन्शियस जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करने का काम बेसल गैंग्लिया की मदद से किया जाता है।
जब हम चलते हैं तब हमारे हाथ ऑटोमेटिकली मूव होते रहते हैं, उस वजह से हमारी जो मूवमेंट है नॉर्मल होती है या हम स्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर समझो बेसल गैंग्लिया के अंदर कुछ डैमेज उत्पन्न हो गया तो उस वजह से क्या होगा, डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया रिजल्ट इन एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स। अगर बेसल गैंग्लिया के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है उस वजह से हमारी जो मूवमेंट्स है वो एबनॉर्मल हो जाती है।